Hello and वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस विथ मी रूपेश। तो चलिए दोस्तों, हम लोग CCRAS के चौथे सेट को डिस्कस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है इसके वो एक क्लोज टेस्ट है। तो चलिए हम लोग क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं और इसको भरते हैं। लेकिन बट बिफोर वी बिगैन, अगर आप लोगों को क्लोज टेस्ट से जुड़ी बेसिक बातें नहीं पता हो तो आप लोग, इससे पहले मैंने एक सीरीज चलाया है एक्सेलेंस क्लासेस पे, आप लोग प्लेलिस्ट में चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वो प्रीवियस ईयर के नाम से मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने CGL 2020 में जितने भी पैसेज फिलर या क्लोज टेस्ट बोलिए वो जितने भी आए हैं उसको मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग को बेसिक क्लैरिटी नहीं है क्लोज टेस्ट को सोल्व करने की तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं उसको मैनेज। फिलहाल चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और भरते हैं। देखिए क्या कहता है कि रिचर्ड क्लेटन हार्विक्स dash family life ends when his father passes dash and his mother marries Mr. Gladstone। अब देखिए मिस्टर हार्विक्स है, उनके पिताजी गुजर जाते हैं। तो गुजर जाएंगे तो उनसे पहले उसकी लाइफ कैसी होगी? हैप्पी होगी ना पिताजी के साथ में। और जब वे गुजर जाते हैं तो उनके बाद उनकी लाइफ जो है वो हैप्पी लाइफ एक तरह से इंड हो जाती है। तो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी। एज फार एज प्रोस्पेरस इज कंसर्न, तो प्रोस्पेरस का मतलब होता है एक तरह से उन्नति टाइप से, तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है एक तरह से मायूस, और ये यहाँ पे अगर मायूस, पिताजी के साथ में किसी का लाइफ मायूस थोड़े होगा, उसके बाद हो भी सकता है, तो यहाँ पे डिसकॉन्सोलेट भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एज फार एज कॉर्डियल का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पे इसका कोई तुक ही नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि हिज स्टेप फादर इज स्ट्रिक्ट, उनके जो स्टेप फादर है, क्योंकि उनके पिताजी गुजर गए हैं इससे पहले, सॉरी इन, अब देखिए यहाँ पे है पासेस, और आप लोगों को पता होगा कि गुजरना का, कोई आदमी जब गुजर जाते हैं तो उनका एक फ्रेज होता है पासेस अवे, गुजर जाना। अब देखिए डाइड नहीं बोलते हैं हम लोग, अपने पिताजी या अपने कोई लोग अगर गुजर जाते हैं तो उनके लिए हम लोग ये नहीं बोलते कि वो मर गए या मर गया। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ लैंग्वेज में है ना, हर एक चीज़ सब जगह सही नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप अगर ये बोलते हैं हिज फादर हैज़ बीन डाइड, तो ये हिंदी में वही मरने के समान हो जाता है। तो एक्चुअल तो ये सही है कि वो मर गए हैं, लेकिन उसको एक सही ढंग से कहने का जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइड की जगह पे पासेस अवे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी एप्रोप्रिएट। तो क्या है कि रिचर्ड क्लेटन के जो हैप्पी लाइफ, फैमिली लाइफ थी, वो खत्म हो जाता है कब? जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं एंड हर मदर मैरीज मिस्टर कोल्स्टन, और उनके बाद उनकी मदर जो होती है वो मिस्टर कोल्स्टन से शादी कर लेती है। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि हिज स्टेप फादर इज स्ट्रिक्ट एंड इम्पोजेज। देखिए इम्पोज का मतलब होता है एक तरह से थोपना। अब उनके पिताजी स्ट्रिक्ट है तो वो कैसा रूल रखेंगे? स्ट्रिक्ट रूल रखेंगे ना। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अब उनके जो स्टेप फादर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, किनके प्रति? रिचर्ड के प्रति, और उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल को इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है। स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोजेज रूल्स इम्पोजेज on him. Strict laws imposes strict rules on him. Sorry for inconvenience. आगे देखिए क्या कहता है। Richard feels abused. वो अपने like a dash in his own home. अब देखिए यहाँ पे your options are stepson, freeman, alien and prisoner. स्टेपसन तो वो है ही, लेकिन वो उसके लिए उतना क्या कहते हैं कि ये नहीं है, उसके लिए एब्यूज के समान नहीं है। लेकिन उनके पिताजी स्टेप फादर जो उन पे स्ट्रिक्ट लॉ लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले लाइन से ना कनेक्ट करिएगा, तो पिछले लाइन में है स्ट्रिक्ट लॉ, उस पे रूल्स उस पे इम्पोज किया जा रहा है। तो अगर स्ट्रिक्ट रूल्स उन पे इम्पोज किया जा रहा है मतलब वो अपने घर में एक कैदी के समान रह रहा था, और कैदी का क्या होता है इंग्लिश? तो प्रिजनर। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। एज फार एज फ्री मैन तो वो हो ही नहीं सकता, स्टेपसन तो वो है, बट अगर पिछले लाइन से कंपेयर करिएगा तो यहाँ पे प्रिजनर वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। एज फार एज एलियन इज कंसर्न, तो एलियन का यहाँ पे कोई तुक ही नहीं है। एलियन का मतलब तो जानते ही होंगे, अजनबी होता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और देखते हैं।
आगे कहता है कि थिंकिंग इन हिज होम। अब देखिए वो अपने घर में ही एक प्रिजनर के समान महसूस कर रहा है। थिंकिंग हिज मदर एंड सिस्टर विल बी डैश विदाउट हर हिज अनहैप्पी फेस अराउंड। मतलब उनके मदर और सिस्टर जो है वो सोच रहा है कि वो लोग ज़्यादा अगर उनसे दूर ही रहे तभी वो खुश रहेगी। तो खुश का यहाँ पे क्या होगा, हैप्पियर। यहाँ पे हैप्पी का कंपैरेटिव फॉर्म है, सो हियर एप्रोप्रिएट वुड बी हैप्पियर। वो सोच रहा है कि मतलब मेरा जो ये मायूस फेस है, मनहूस फेस है, इसको अगर मेरी मम्मी या मेरी सिस्टर नहीं ही देखे तभी वो लोग ज़्यादा हैप्पी रहेगी। रिलाइव्ड का तो यहाँ पे कोई तुक ही नहीं है और सैडर का भी यहाँ पे कोई तुक नहीं है। एंड अलोन इज ऑल्सो, यहाँ पे उसकी सिस्टर और मदर की बात हो रही है तो यहाँ पे अलोन का तो कोई तुके नहीं बनेगा। सो हियर एप्रोप्रिएट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। आगे पढ़ लीजिए इसको। अनफॉर्चुनेटली हिज मदर, वो तो सोचा कि हमारी मम्मी और बहन जो है वो हमारे फेस को बिना देखे ही अपने चारों तरफ वो लोग ज़्यादा खुश रहेगी, और ये सोच के वो ही रन्स अवे फ्रॉम हर होम, फ्रॉम होम। इसके बाद क्या होता है कि ये सोच के वो अपने घर से भाग जाता है। अनफॉर्चुनेटली हिज मदर एंड सिस्टर आर हार्ट ब्रोकन। ये जब उनकी मदर और सिस्टर सुनती है तो उनका दिल टूट जाता है। व्हेन दे पासेस अवे, जब उनकी मदर और सिस्टर गुजर जाती है। रिचर्ड इनहेरिट्स का मतलब होता है एक तरह से वंशानुगत से, मतलब क्या कहते हैं, विरासत में जो मिलता है उसको, आपके पूर्वज जो छोड़ के गए हैं। तो मम्मी एक तरह से होगी, तो वो लोग जो गुजर जाते हैं। रिचर्ड इनहेरिट्स द हाउस एंड द एस्टेट। इसके बाद रिचर्ड जो है अपना हाउस और एस्टेट को इनहेरिट करता है। आई होप यू गॉट द पैसेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है साइनोनिम्स का। यहाँ पे साइनोनिम्स आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट है कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जो कि मेल में हो, एक समान साइज में हो, या एक समान क्या कहते हैं, कुछ में भी अगर एक समान हो या मेल में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और जो बेमेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकॉन्ग्रुएंट। इसी में इन अगर लग जाता है तो वो हो जाता है बेमेल। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं अनफिट, तो अनफिट का यहाँ पे कोई तुके नहीं बनेगा इसके साइनोनिम्स में। फिर पैरेलल देखते हैं तो पैरेलल का मतलब हो जाता है समांतर, तो समांतर का कोई तुके नहीं बनेगा। फिर बचता है डिफरेंट, तो जो मेल होगा उस डिफरेंट तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिकल। सो हियर आइडेंटिकल एंड कॉन्ग्रुएंट इज साइनोनिम्स ऑफ ईच अदर। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब आप लोग भी जानते होंगे कि ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। और एज फार एज यहाँ पे योर ऑप्शंस आर स्टबबॉर्न, डोसाइल, लैविश एंड मॉर्डेंट। लैविश का मतलब क्या होता है? लैविश का मतलब होता है एक तरह से खर्चीला। यहाँ पे मॉर्डेंट का तो कोई तुक नहीं, इसका मतलब एक तरह से होता है काट, तो इसका भी कोई तुक नहीं बनेगा। एज फार एज डोसाइल इज कंसर्न, तो डोसाइल का मतलब एक तरह से दब्बू बोलिए या थोड़ा नम्र टाइप से जो ज़्यादा रहता है उसको बोलना जाता है। तो वो तो ऑब्स्टिनेट का साइनोनिम्स हो ही नहीं सकता, एक तरह से वो एंटोनिम हो जाता है। तो यहाँ पे बी, सी एंड डी आर इलिमिनेटेड। हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, स्टबबॉर्न। तो ऑब्स्टिनेट का क्या है साइनोनिम्स? स्टबबॉर्न। आई होप यू गॉट बोथ द साइनोनिम्स। चलिए हम लोग अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इससे पहले, अगर आप लोग को यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए हम लोग अगले सेक्शन को देखते हैं। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अब देखिए फर्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है क्या? समथिंग दैट कैन रॉट। रॉट का मतलब होता है एक तरह से सड़ना। तो आप लोग देखे होंगे कि किसमें बजट समय आता है कि पेरिशेबल आइटम। तो पेरिशेबल का मतलब होता है जो कि सड़ सके। जैसे पेरिशेबल आइटम किसके लिए यूज होता है? एक तरह से फ्रूट्स के लिए, सब्जी के लिए, इस सब के लिए यूज होता है। तो जो भी सड़ सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल इसी का एंटोनिम हो गया। इंड्योरिंग, इंड्योरिंग का मतलब हुआ एक तरह से जो बर्दाश्त करने योग्य हो, और यहाँ पे इनग्रेंट का तो कोई तुके नहीं है। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, पेरिशेबल। समथिंग दैट कैन रॉट इज कॉल्ड पेरिशेबल आइटम। I hope you got it. Let's see the next. Next है one who has an over-exaggerated feeling of being important. तो देखिए दोस्तों क्या है ना, जो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है
या वो मिरर में देखता रहेगा अपना फेस कि कितना सुंदर हो जाए नहीं हो जाए। तो इस सब सेंस के आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सब सेंस के आदमी को बोलते हैं हम लोग नार्सिसिस्ट। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी नार्सिसिस्ट। यहाँ पे पेसिमिस्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे, पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह से निराशावादी। इसका एंटोनिम हो जाता है ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट के बाद एक आता है रियलिस्टिक, वो होता है एक यथार्थवादी व्यक्ति, मतलब ना ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट है ना ज़्यादा पेसिमिस्ट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रियलिस्ट। यहाँ पे क्या है, थी क्या था, मैकियावेलियन। तो मैकियावेलियन जो ये शब्द है ये उसी मैकियावेली से बना है, वो जो अंग्रेज का एक तरह से था। तो मैकियावेली वो वही है जो अंग्रेज सब में एक गवर्नर आप लोग जानते होंगे, मैकियावेली। तो उसी मैकियावेली के नाम से ये शब्द डिराइव हुआ है। इसका मतलब एक तरह से होता है पॉलिटिकली डिप्लोमैट जो होता है, या बोलिए थोड़ा धूर्त टाइप का इंसान। पॉलिटिक्स में वैसे ही थोड़ा धूर्त होना भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैकियावेलियन का मतलब होता है एक तरह से धूर्त, और ये एक तरह से एडजेक्टिव है। इगोइस्ट का मतलब तो जानते हैं, जिसमें वन हु पजेस ईगो, उसको हम लोग बोलते हैं इगोइस्ट। सो आई होप हियर यू गॉट द मीनिंग ऑफ नार्सिसिस्ट। हियर योर एप्रोप्रिएट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है एंटोनिम का। तो यहाँ पे देखिए लैविटी। लैविटी का मतलब होता है एक तरह से हल्कापन। आप अगर किसी मैटर पे हल्का से उसकी ग्रेविटी को नहीं समझ रहे हैं, मतलब उसमें जो बात है उसको आप समझ नहीं रहे, उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे, दैट मीन्स यू आर वो क्या है, एक तरह से आप में यू आर पजेसिंग लैविटी रिगार्डिंग दैट। तो लैविटी का जो एंटोनिम हो जाएगा वो एक तरह से हो जाएगा ग्रेविटी। एज फार एज जोक्युलैरिटी इज कंसर्न, तो इसका मतलब होता है एक तरह से मजाकिया टाइप से, तो ये यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं होगा। बाउंस का मतलब जानते हैं ऊपर से जाना, और फ्राइबोलिटी का मतलब एक तरह से तुच्छपन बोल सकते हैं। फ्राइबोलस होता है, एंड फ्राइबोलस से ही बना है ये वर्ड फ्राइबोलिटी। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ लैविटी एंड इट्स एंटोनिम इज ग्रेविटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्या, सस्टेन। तो सस्टेन का मतलब होता है एक तरह से सतत, मतलब जो आप मेंटेन कर सके। जैसे सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सुने होंगे, जो कि सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो क्या है, एक तरह से सतत विकास, जिसको कि हम लोग एक तरह से मेंटेन करके रख सके, उसका ज़्यादा प्रभाव भी ना पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन। तो हार्म का मतलब जानते होंगे, डिटेन का मतलब जानते होंगे, क्विट का भी, एंड हॉट का भी। तो इसको आप लोग इजिली यहाँ से क्विट, तो जो समथिंग दैट इज नॉट सस्टेनेबल उसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा। तो सस्टेन भी वर्ब है और क्विट भी वर्ब है, तो सस्टेन का जो एंटोनिम हो जाएगा वो जाएगा क्विट। क्विट का मतलब होता है वहीं से छोड़ देना। तो हियर एप्रोप्रिएट राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है कॉमन एरर का। अब देखिए फर्स्ट कॉमन एरर क्या कर रहा है। फर्स्ट कॉमन एरर कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एंड नहीं है, वो एन है, ANN, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या गड़बड़ी है। तो एन इफेक्टिव सेकेंडरी रिसर्च, देखिए सेकेंडरी रिसर्च करने का मतलब है उससे पहले प्राइमरी रिसर्च हो गया है, तो प्राइमरी रिसर्च से डेटा सब बहुत सारा डेटा मिल गया होगा। तो अब उस पर अगर सेकेंडरी रिसर्च करना हो तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, एन इफेक्टिव सेकेंडरी रिसर्च रिक्वायर्स data to be collected from discrete sources like journals, magazines and other published materials। इसमें गड़बड़ी क्या है ना, ये यहाँ पे एक वर्ड यूज है डिस्क्रीट। तो ये डिस्क्रीट का जो मतलब होता है, इसी से एक वर्ड डेराइव हुआ है डिस्क्रिशन, जिसका मतलब होता है एक तरह से विवेक। तो डिस्क्रिशन का यहाँ पे कोई नहीं बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जर्नल से, मैगजीन से सेकेंडरी रिसर्च करने वाले हैं, पहले तो मैगजीन जर्नल सब में रिसर्च हो चुका है, उसका डेटा छप चुका है, तो अगर सेकेंडरी रिसर्च करेंगे तो हमको अलग अलग तरह से उसको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो यहाँ पे दिस डिस्क्रीट शुड बी रिमूव्ड बाय DISCRETE, लास्ट में जो है ETE होता है। तो ई डिस्क्रीट का क्या है मतलब, अलग अलग, मतलब सब जगह से अलग अलग डाटा अगर कलेक्ट होगा तभी ना हम लोग एक सेकेंडरी रिसर्च कर पाएंगे। सो हियर जो मिस्टेक है इसमें, एरर है, वो यही डिस्क्रीट का है। सो देयरफॉर योर एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू गॉट इट। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला कहता है कि अ फैटिग्ड रिलेशन,
अब फैटिग रिलेशन क्या है, आप अगर मेरा एक सीरीज चल रहा है एक्सेलेंस क्लासेस पे, वो है वोकैब रिवॉल्यूशन के नाम से, उसमें मैंने बहुत सारा वोकैबलरी को बहुत डिफरेंट ढंग से पढ़ाया है। अगर आप लोग वो भी नहीं देखे हैं तो वहाँ पे देखिएगा। वहाँ पे एक वर्ड मैंने पढ़ाया था इंडिफैटिगेबल, उसमें मैंने फैटिग उससे निकाल के बताया था कि फैटिग दो तरह का हो सकता है, एक मेंटल लेवल पे भी और एक फिजिकल लेवल पे भी। तो मेंटल लेवल पे जो फैटिग है वो होता है किसमें, तो यही शादी सब में एक रिलेशनशिप में जो होता है फैटिग, वो होता है एक मेंटल लेवल पे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अ फैटिग्ड रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड परsuaded हर टू कंसल्ट अ मैरिज काउंसलर इन ऑर्डर टू सेव हर मैरिज। अब उनकी जो पत्नी है उनके साथ मेंटल लेवल पे फैटिग चल रहा है, थोड़ा टेंशन मेंशन चल रहा होगा घर में, तो उसके कारण उनकी पत्नी को डर है कि कहीं उसका मैरिज टूट ना जाए, तो वो एक मैरिज काउंसलर से जाके बात करती है या उनसे कंसल्ट करती है। दोस्तों यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला कहता है कि नीदर द चिप्स विच वर चीपर नॉर द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड। अब देखिए नीदर नॉर में क्या है ना, मेन रूप से आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वर्ड के जगह पे वाज होना चाहिए, लेकिन नीदर और नॉर के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तब हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। मगर यहाँ पे क्या है ना, नॉर से पहले ही हो जा रहा है, यहाँ पे इसका मीनिंग बदल जा रहा है। मीनिंग कहने का मतलब है यहाँ पे चिप्स के हिसाब से यहाँ पे वर्ब ले रहा है, और चिप्स तो एक प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ड बिल्कुल सही है और इस सेंटेंस में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। सो हियर योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, नो एरर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है किसका, स्पेलिंग मिस्टेक का, और इसमें आपको क्या फाइंड करना है कि कौन करेक्टली स्पेल्ड है। तो इसमें जो है फर्स्ट है कम्बरसम, तो कम्बरसम का स्पेलिंग ये ऑप्शन नंबर बी सही है। और कम्बरसम का मीनिंग आपको बता दे कि कम्बरसम का मीनिंग होता है क्या, एक तरह से बोझिल या बोदर टाइप से। तो बोझिल अगर है आप किसी भी मैटर में, तो दैट मीन्स यू have been cumbersomed. So here your answer would be option number A. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डोसाइल। डोसाइल इससे पहले भी अगर आपको याद हो एक क्वेश्चन में ऑप्शन था डोसाइल, तो वहां से भी अगर आपको स्पेलिंग याद हो तो आप आराम से मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। डोसाइल का मतलब क्या होता है, एक तरह से दब्बू या थोड़ा बहुत नर्म जो ज्यादा है, नम्र ज्यादा है, उसको हम लोग बोलते हैं डोसाइल। सो हियर योर एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर B. I hope you got it. Let's move to the next section. नेक्स्ट जो है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस से आपको बताना है कि ई फ्रेज का मतलब क्या है। तो फर्स्ट जो है वो है होल बैग ऑफ ट्रिक्स। तो होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब होता है कि आपके सामने जितनी भी पॉसिबिलिटी है या जितनी भी टेक्निक है आप सब का यूज कर देते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल बैग ऑफ ट्रिक्स। मतलब हुआ अगर आप लोग इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे फॉर डूइंग दैट वर्क यू हैव यूज्ड होल बैग्स ऑफ योर ट्रिक्स। आई होप यू गॉट इट एंड देयरफॉर हियर योर appropriate answer would be option number B. Make use of all possibilities or techniques to achieve something. I hope you got it. Let's see the next. नेक्स्ट है टर्न अ ब्लाइंड आई। देखिए टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है एक तरह से इग्नोर करना, मतलब जो परिस्थिति है उसको आप समझ नहीं रहे हैं, उसको आप उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। दैट मीन्स यू आर टर्निंग द ब्लाइंड आई टुवर्ड्स the very situation. I hope you got it and therefore here your right answer would be option number D. To ignore situation, facts and reality. मतलब जो fact है, जो reality है, जो situation है, उसको आप ignore अगर कर रहे हैं, that means you are turning a blind eye. I hope you got it. Let's see the next section. Next section है filling the blanks का. इसमें है he had wonderful gifts of dash and spoke to the birds. अब देखिए वो बर्ड्स के विषय में बढ़िया से अगर बोल पा रहा है कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास डलनेस, तो यहाँ पे डलनेस का तो कोई तुके नहीं बन पाएगा, और डलनेस कोई गिफ्ट तो हो नहीं सकता, फॉली भी नहीं होगा। अपराइट का अपटाइट का मतलब होता है एक तरह से सधा हुआ, तो उसका भी यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता है। यहाँ पे क्या है कि
अगर वो बर्ड के विषय में बोल रहा है तो मतलब उसको बर्ड्स के विषय में इनसाइट है। इनसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज के विषय में अगर आपको गहन नॉलेज है, दैट मीन्स यू हैव इनसाइट रिगार्डिंग दैट मैटर। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, इनसाइट वुड बी राइट। चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं एंड लास्ट है शी वाज सो डैश इन हर मैनर, मतलब वो अपने मैनर में क्या है कि दैट ही वॉज मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब होता है एक तरह से मोहित कर लेना। तो मेस्मराइज कहने का मतलब यहां पे हो जाता है क्या, उसको मेस्मराइज कर लिया। तो मेस्मराइज आदमी किससे होगा, अगर सी के विषय में बात हो रहा है तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट वुड बी डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है, डिफरेंशियल का मतलब होता है एक तरह से लहजा भरा, मतलब जिसका लहजा बढ़िया हो, आदर सूचक हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशियल। सो हियर एप्रोप्रिएट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू गॉट द सेट। तो so this is the end of the video. I hope you have enjoyed it and thank you for watching. Take care and bye bye. Do subscribe to Excellence Classes.